राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर आ गए हैं भोपाल। ये आप देख रहे हैं मिलेनियम कॉलेज है। हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे पीछे किया अभी, और गुलशन पांडे जी भी खड़े हैं। तो दोस्तों ये बहुत प्यारा सीन है जो हम कॉलेज की छत पर कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम और इंस्पेक्टर आमने सामने होते हैं। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सीन है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे अजीज मित्र, बहुत ही फेमस एक्टर, आप देख रहे हैं गुलशन पांडे जी से। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही प्यारे अजीज मित्र गुलशन पांडे जी। आप जानते होंगे कि ये क्राइम पेट्रोल से बहुत फेमस हुए, इस देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये कई जगह जाते हैं। यह दोस्तों सुबह एक झलक थी, आगे आपको पूरा सुनने को मिलेगा। बहुत ही प्यारी मुलाकात है, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे हमने किए हैं, और जो आप भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देश ही नहीं दुनिया में बहुत फेमस है वो, क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर बनते रहे हैं। और ये भी जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सीन हुआ हमारे और उनके बीच इस फिल्म में, जिसका नाम है कॉलेज पॉलिटिक्स। उसमें मैं पॉलिटिशियन बना हूँ और वो इंस्पेक्टर बने हैं। राधे राधे। सो मित्रों, देर ना करते हुए लाइटियाँ जलाइए, शुरुआत करते हैं, बाकी लाइटियाँ कौन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं गुलशन पांडे जी से। सो आप देख ही रहे हैं तैयारियां हो गई हैं, और पांडे जी आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राधे राधे। सबसे पहले मैं रूबरू होता हूँ गुलशन पांडे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आभार आपका, बहुत बहुत आभार। सो जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत फेमस हैं, स्पेशली क्राइम पेट्रोल से। तो आप ये बताएं कि लोग आपको इतना प्यार देते हैं, इतना चाहते हैं इस रोल में खास तौर से, सो आपको कैसा लगता है? देखिए सर, कोई भी एक्टर, जैसे आप भी एक आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, तो लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं, तो अच्छा तो ऑब्वियसली लगता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो करना कुछ चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। हम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जो हम करना चाहते थे वही हम कर रहे हैं, और वही आपकी पहचान भी बन जाए तो ईश्वर को नमन है। सो आप देश ही नहीं विदेश में भी आपको लोग देख लेते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं। नहीं, तो विदेश में भी जो भारतीय हैं, सिर्फ वो, ये नहीं कि गोरे पीछे तो वहाँ कैसा लगता है? चलो ये तो हमारा देश है, यहाँ तो लोग बहुत देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियस आपके। बाहर भी लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं और पहचान लेते हैं, तो जहाँ हिंदी भाषा बोली सुनी जाती समझी जाती है, हाँ, वहाँ क्राइम पेट्रोल देखा जाता है। बड़ी बात है ये, क्योंकि इतना बड़ा शो रहा सर इसमें। मैं तो इसका बहुत छोटा सा एक अंश रहा, जर्रा, लेकिन सुबू सर जिन्होंने ये बनाया शो, जिनका ये सपना था, कितनी बार ट्राई करने के बाद ये शो इतना बड़ा हिट हुआ कि इसकी टीआरपी कौन बनेगा करोड़पति से भी ऊपर गई, एक दौर ऐसा भी रहा। तो उस शो के हिस्सा होने का ये सौभाग्य की बात है सर, और तो कोई बात नहीं। मैं और विदेश में ऐसा है कि जैसे मैं बैंकॉक में गया हूँ, तो वहाँ पाकिस्तान वाले भी मिले जो वो भी क्राइम पेट्रोल देखते थे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी मिली थी मुझे दिल्ली में एक होटल में, तो वो भी क्राइम पेट्रोल देखते थे। मेरे को इन बातों से थोड़ी खुशी तो होती है। नेचुरल बात है, एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी पहचान, रिकॉग्निशन। सो जब लोग पहचानते हैं और जानते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, एक तरीके से बहुत बड़ा रिवार्ड, बहुत बड़ा इनाम है। सो मैं सबसे पहले एक जो मैं खास बात सबसे पूछता हूँ वो ये कि आप अभिनय की तरफ कैसे मुड़े, किस चीज ने आपको इंस्पायर्ड किया, वो बात बताइए जरा। सर क्या होता है अभिनय की तरफ मुड़ना, ये होता है कि कुछ लोग आते हैं एक अवस्था में आके, कुछ बन के, फिल्में देख के, शाहरुख खान को देख के या किसी चीज को देख के, तो फिर वो शौक होता है उनको शायद उस तरह बनने का, स्टार होने का, ये ग्लैमर को देख के आना। मुझे पता नहीं, जब मैं छोटा सा था तब भी मेरे दिमाग में जो चलता होता था वो यही चलता होता कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं, पता नहीं वो उस उम्र में वो सोच कहाँ से आई होगी।
कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, जिसको लिए सब जिसको एडमायर करें। वो उम्र क्या रही होगी वो आपकी उम्र मैं जब बताऊं आपको- सर, जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, हाँ, धर्म जी को देख के, अच्छा अच्छा। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब को देख के, कि मुझे ये बनना है, हाँ ये ठीक है। क्योंकि मैंने वो एक पिक्चर थी साजिश, जिसमें धर्म जी को वाइट ड्रेस में देखा, नेवी ऑफिसर होते हैं उसमें, अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या पर्सनैलिटी लग रही थी, मैंने कहा यार ये बनना है। तो ये मैं 8वीं क्लास में था शायद। 8वीं क्लास तो तब मैंने आपने ये सोच लिया था कि मैं एक्टिंग करूंगा मैंने और सोच लिया था और उसने सच कर दिया, ये बड़ी बात है। अरे ये तो वाकई बड़ी बात है। सो आप कहाँ से हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? कुछ उन दिनों की कुछ बातें बताइए हमारे दर्शकों अभी बताता हूँ, वही बातें इंटरेस्टिंग है सर। मैं हूँ, वैसे मेरे पिताजी उत्तराखंड से हैं, बागेश्वर से। अरे उत्तराखंड में एक बागेश्वर जगह है, अच्छा अच्छा नैनीताल अच्छा के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो वो पिता ने बचपन में गांव छोड़ दिया था, तो किसी तरीके से हम लोग पंजाब में, मैं पटियाला में पला बड़ा हूँ पंजाब में। अरे वाह। पिता वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चपरासी थे, तो उस शहर में प्रारंभिक शिक्षा वगैरह हुई है। पढ़ाई में मेरा ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि अपने को पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक जयमाला प्रोग्राम आता था हाँ, रेडियो पे, जयमाला, जयमाला। जिसमें फौजी भाइयों का एक प्रोग्राम बिल्कुल मुझे पता है, मैं भी सुनता था। हाँ, तो उसमें कई बार स्टार्स आते थे, बोलते थे, उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो एक प्रोग्राम जो मेरे दिमाग में आया, छप गया मतलब सुनने के बाद, वो था धर्म जी का प्रोग्राम, क्योंकि उनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि फौजी भाइयों, मैं दिलीप कुमार का फैन था, तो मुझे भी एक्टर बनना था, जिसके लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई, बेटा एक्टर बनने के लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। तो मैंने समझो सर मार खा खा के किसी तरीके से बीए फाइनल ईयर तक गया। मैं सेकेंड ईयर भी क्लियर नहीं कर पाया और फाइनल ईयर में भी फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं था, थिएटर में मन था उन दिनों। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं जो देख रहे हैं, कि उसके बाद मुझे पढ़ाई की अपनी जीवन में बहुत कमी महसूस हुई सर। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उस वक्त शायद धर्म जी का क्या एस्पेक्ट रहा होगा, क्यों कहा होगा ये लाइन को, लेकिन पढ़ाई आपके हर फील्ड में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको जो करना है आप वो करिए, कोई रोकना नहीं चाहिए। इसमें मैं माँ बाप को भी कहूँगा कि बच्चों को मत रोकिए, पढ़ाई उनको कंप्लीट करवा कर वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं उनको छोड़ दीजिए सर। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभिक है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसमें जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप मुंबई मूव कर गए? जी नहीं, मैं उसके बाद फिर मैंने एक अगले प्रोग्राम में परेश रावल साहब को सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो परेश वो बताइए जरा। तो परेश रावल साहब ने कहा कि जब हम मुंबई में थे, हाँ, तो एक नाम दिल्ली से आ रहा था, नसीरुद्दीन शाह का, हाँ, कि yes, दिल्ली में एक लड़का थिएटर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, अच्छा, मुझे एनएसडी सुनाई दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरे को हाँ, सुनाई नहीं दिया। अगर ये पता होता कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद वो आए थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनका नाम बहुत बड़ा हो गया था, हाँ, तो शायद मैं एनएसडी के लिए ट्राई करता, क्योंकि मैं तो हर वो संभव प्रयास कर रहा था वाह। जो एक्टर बनने के लिए ज़रूरी है। अरे क्या बात है, तो क्या बात मगर वो बदनसीबी कि मेरे को वो नहीं सुनाई दिया, सिर्फ ये सुनाई दिया। तो मैंने ये सोचा कि दिल्ली में अगर मैं थिएटर करूंगा तो मेरा नाम बॉम्बे में पहुंच जाएगा, क्योंकि दिल्ली भी एक बड़ा है। शहर है, बिल्कुल से बॉम्बे भी एक बिल्कुल बड़ा है, शहर बहुत सारे एक्टर वहाँ से है। आए। तो मैं इस सिलसिले में मैं 1987 में दिल्ली चला गया कि मैं अभी यहाँ पे थिएटर करूँगा और फिर मैं बॉम्बे चले जाऊँगा, पैसे अपने पास थे नहीं। तो दिल्ली ने मुझे जीना सिखाया, दिल्ली ने मुझे भूखा रहना, स्ट्रगल करना, वो सब सिखाया। वो सब ईश्वर ने दी हुई थी शक्ति शायद। मैं 4-4 दिन भूखा भी रहा, बहुत पैदल भी चला। अब वहाँ थिएटर ऐसे तो मिलेगा घर से, अभी अच्छा मम्मी पापा को बोल दूँ कि मुझे पैसे भेजो, मुझे यहाँ रहना, तो वो भेजेंगे नहीं। अब उनसे बोल नहीं सकते, भीख आपको मांगनी नहीं आती, मांगना भी नहीं चाहते, तो जिएंगे कैसे? तो मैंने बहुत सारे काम, फिर छोटे छोटे काम किए, थिएटर ग्रुप को ढूंढता रहा। फिर एक थिएटर ग्रुप मिला भी, उसके साथ मिलने में बहुत सारे शोज़ किए, स्ट्रीट थिएटर किया। बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मुझे बहुत कुछ दिल्ली ने दिया, उन दिनों ने बहुत कुछ सिखाया।
ईश्वर का धन्यवाद। उसके बाद आप मुंबई मूव कर गए? उसके बाद मैंने शादी कर ली दिल्ली में। आप बहुत मुंबई बहुत जल्दी लेके जा रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी यात्रा को सॉरी सॉरी। बता रहा था दर्शकों को कि आपकी प्रॉपर जो जर्नी है वो किस तरह से रही और किस तरह से आप मुंबई मूव किए और फिर वहाँ किस तरह से स्ट्रगल नहीं रहा। अभी देखिए अभी तक अभी हाँ अभी अभी आपकी जो यात्रा है वहाँ तक पहुँची है, शादी की बात बताइए। तो अभी दिल्ली में स्ट्रगल के दौर में अब आपका इतना अगर ऊपर वाला इम्तिहान लेगा तो इनाम भी देगा। एक्चुअली बात है। तो इनाम के तौर पे मुझे मेरी पत्नी मिली। तो वो एक अलग कास्ट से थे, वो सरदार फैमिली और हम एक ब्राह्मण फैमिली पांडे। तो शादी हुई, उनके घर वालों को बहुत ऑब्जेक्शन रहा कि हम सरदार हैं तो हमको सरदार ही चाहिए। हालांकि मैं पंजाब से था, पंजाबी मेरी बड़ी परफेक्ट थी, इसलिए वो थोड़े इम्प्रेस तो थे कि चलो पंजाबी अच्छी है। तो फिर एक वहाँ से शर्त रखी गई कि आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी, पगड़ी बांधनी पड़ेगी, वैसे शादी होगी। तो सरदारों के रीति रिवाज से भी मेरी एक शादी हुई, फिर अपने धर्म के हिसाब से दो बार एक ही और हाँ एक ही औरत से दो बार। तो फिर सर वो एक परिवार बना, फिर मैं वापस पटियाला चला गया। फिर वो सपना जो मुंबई जाने का था वो छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो यहाँ पे मैं बताऊँ एक चीज़ और, जब आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था, आपको फोकस उस पर रखना चाहिए था। जैसा फोकस अगर आपका हटेगा तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। मैं उस वक्त डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा, या ये सब करने वाला कोई और होता है। जब जिस चीज़ का समय होता है वो चीज़ आपको ईश्वर ज़रूर देता है, आपको ऑनेस्टली अपनी मेहनत करनी है और आपके हाथ में कुछ नहीं। तो फिर वो हुआ, शायद वो ये यहाँ लेट आना था इसलिए उधर लगा दिया भगवान ने। तो शादी हुई, 2 बच्चे भी हो गए पटियाला में। और उन दिनों हेमंत पांडे साहब के साथ मैंने एक रिहर्सल की थी दिल्ली में, जिन दिनों में थिएटर करता था। वो प्ले किसी वजह से हो नहीं पाया था। तो उस हेमंत पांडे साहब को मैंने ऑफिस में देखा, सब टीवी को। तो मेरे को लगा यार ये कर रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ, फिर मैं थिएटर में ही लगा रहा वहाँ पटियाला में। मैंने कहा अभी जाएंगे तो जाएंगे, अभी अपने आप को और पॉलिश किया जाए। तो मैंने 2 बच्चे होने के बाद फिर से थिएटर शुरू किया, जो लगातार मतलब सोचिए 94 से लेके 2003 तक फिर मैंने सांस ही नहीं लिया। इतना रंगमंच के साथ जुड़ा मैं, और उसके हर पहलू को मैंने सीखा। मेकअप करना, कॉस्ट्यूम रेडी करना, हर चीज सीखा। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद फिर मूव किया आपने? अभी उसके बाद कहाँ आया सर? अच्छा अभी भी नहीं आया। उसके बाद शोज मेरे होने लगे और अच्छा, मेरे को अच्छा। मेरे पटियाला शहर में लोग बहुत प्यार देने लगे। मेरे सब जितने भी थिएटर ग्रुप थे सब चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। और एक शो तो ऐसा भी हिट हुआ था कि लोग, कई बार मुझे लोग मिले, अरे तो नाटक देखा। अरे ऐसा ये भी बड़ी बात हुई थी उस वक्त। क्या बात। खैर चलिए, फिर आया एक समय कि एक प्ले है पंजाब की बड़ी अच्छी कहानी पे, केहर सिंह दी मौत। तो उसमें मैं केहर सिंह का रोल करता था। और उसको देख के लोगों को लगता था, वो एक 1.5 घंटे की एक फिल्म थी, बहुत अच्छी कॉमेडी, और जैसे कि उसका नाम ट्रेजिक है, मौत की कहानी है। तो पूरे प्ले में सिर्फ हंसती ऑडियंस, और आखिरी के जो 10 मिनट है उसमें रोती है। तो ये इतनी अच्छी कहानी थी और लोग इतना जुड़ जाते हैं केहर सिंह के साथ। ये अजमेर औलख एक बहुत बड़े राइटर हैं पंजाब के, जिनकी लिखी हुई स्टोरी है। तो इसने लोगों के जो इसको देखने के बाद जो कमेंटर है वो कहते तू बॉम्बे जाया, तो बॉम्बे का एक्टर है, तू राम गोपाल वर्मा का एक्टर है। मुझसे लोग ऐसे बोलते थे और मुझे भी लगता था उनकी वैसी फिल्में जिसमें चॉकलेटी हीरो नहीं होते, जिसमें वो नहीं होता। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं राम गोपाल वर्मा साहब के साथ काम करूं। तो मुंबई आया तो जो फैक्ट्री थी उनकी फैक्ट्री राम गोपाल वर्मा साहब की, मैं वहाँ खड़ा रहता था, कई बार जाता था कि एक बार वो देख लें और बुला लें। खैर चलिए नहीं हो पाया ये। एनीवे फिर आप मुंबई मूव कर गए? घर गए सर 2003 में फाइनली। फाइनली। अब मुंबई के स्ट्रगल के बारे में जरा थोड़ा लोगों को बताइए कि यहाँ स्ट्रगल करना कैसा रहा और फिर किस तरह से आपको काम मिलना शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं, जो मैंने सोचा था कि ऐसी स्ट्रगल होती है, क्योंकि मैं दिल्ली की स्ट्रगल एक बार देख चुका हूं कि मुंबई की तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये मेरे को पता था। पैसे अब भी मेरे पास नहीं थे और अब जिम्मेदारियां भी हो गई थी ऊपर, 2 बच्चे हो चुके थे, वाइफ थी, एक गृहस्थी थी। तो मैंने अपने बच्चों को कहा था कि अगले साल आपकी एडमिशन मैं बॉम्बे में करवा दूंगा। यूं ही पागलपन होता है, क्योंकि पागलपन से ये काम होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा
ये कहा और मैं मुंबई आ गया। किसी तरीके से स्ट्रगल चालू किया, छोटा मोटा काम मिलना भी शुरू हुआ। फिर वो काम अपने आप तो एक मिले मुझे, जगमोहन भाई हैं हमारे मित्र, प्रोडक्शन में थे उन दिनों। राजा मुखर्जी साहब का एक शो था सहारा वन पर, प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा शो जिसमें किरण खेर जी थे, राजीव वर्मा थे, बड़ी कास्ट थी वो। तो उसमें मुझे नौकर का रोल मिल गया। क्या तो उसमें मेरा 1,000 रुपये पर डे था। अरे वेरी गुड। महीने में 10-12 दिन का काम था। और तो 2003 में 10-12 हज़ार एक साधारण सी बिल्कुल। छुट्टी उसके लिए अच्छे थे। अच्छी है और शुरुआत के दौर में। तो बस फिर मैं जो मेरा प्रॉमिस था ईश्वर ने इस तरीके से वो पूरा करवा दिया। बच्चों के लिए एडमिशन यहाँ हो गया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम आपके जो सबसे फेमस रोल है क्राइम पेट्रोल में, वहाँ किस तरह से आपका चयन हुआ और कौन सी कहानी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प रही, आपको बहुत इंस्पायर किया उसने, वो थोड़ा बताइए लोगों को। सर जी मैं बताऊं, मैं ऐसे छोटे छोटे रोल करते करते एक मैंने सेकेंड हैंड बाइक ले लिया था। और वो बाइक लेके काम नहीं भी हो तो निकल जाते थे, हाँ। दोस्त मिलते थे, एक दूसरे से बातें होती थी। तो अच्छा, किसी ने कहा क्राइम पेट्रोल का ऑडिशन चल रहा है, मैं वहाँ ऑडिशन देने के लिए गया। हालांकि मैं हर रोज शूटिंग करता था। अच्छा। वनडे वनडे में कभी कभी वन मैन, कभी कभी इंस्पेक्टर, कभी हवलदार, कभी नौकर, कभी सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे रोल मेरे चल रहे थे। मेरी शक्ल पे ये सब जाते हैं। हाँ। ये चल रहा था। तो वहाँ क्राइम पेट्रोल का ऑडिशन देने के लिए गया। मैं देखा वहाँ 200-250 लोग बैठे हुए थे लाइन में। मैं घबरा गया, मैंने कहा यहाँ नहीं ऑडिशन होगा। मैं छोड़ के वहाँ से चला गया। वाह भाई। तो अब नेक्स्ट डे मैं यूं ही, चार बंगला महाड़ा एक एरिया है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ तो फिल्मों के। लोग जानते हैं। वो जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। हाँ। तो वहाँ के, अब वहाँ एक्टर एक दूसरे को बता देते हैं कि उधर चला जा, उतने नंबर में वो कास्टिंग हो रही है, एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते हैं। तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि उधर रामलीला के कैरेक्टर की एक फिल्म की शूटिंग है, फिल्म के लिए। मैंने कहा अच्छा। उस टाइम क्या था सर, मेरे जैसे को देखते ही ना कास्टिंग डायरेक्टर बोलते थे यू आर नॉट फिट, और मैं आ जाता था। तो अब ये चीज मेरे को हर्ट करने बंद कर दी ये चीज ने। अब मैं लोगों को पूछना शुरू कर दिया क्या मैं फिट हूँ, तो वो बोलने वाला नॉट फिट। तो मैंने जहाँ उन्होंने बताया था कि चल रहे ऑडिशन, मैंने नॉक किया, दरवाजा खोला, मैंने कहा सर क्या मैं फिट हूँ। वो संजय वर्मा साहब थे। तो वो कहते एक मिनट, अंदर गए, एक स्क्रिप्ट लाए, कहते रामलीला देखिए कभी। मैंने कहा सर हमने तो की भी है। तो कहते बस ये रावण का रोल है और आपको इसको बड़ा लाउड करना है। अच्छा। मैं क्या, रावण में कहाँ से लगता हूँ सर, रावण हमारी नजर में आपकी तरह बड़ा 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 सा और मैं ऐसा। तो कहते आप बस करके आओ ऑडिशन दो। मैंने पढ़ी लाइन, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो सीक्वेंस। जब हनुमान जी को पकड़ के रावण के दरबार में ले आए, उन्होंने अशोक वाटिका नष्ट कर दी है। तो उसमें लाइन, अश्विनी धीर साहब इसके राइटर थे, बड़े कमाल के राइटर डायरेक्टर हैं अश्विनी जी। तो लाइन थी, रे वानर तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच के लाई है। अब ये लाइन थी, ये लाउड करना था इसलिए। तो रे वानर तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच के लाई है, सेनापति बुझा दो इसकी बत्ती। कॉमेडी, ये कॉमेडी था। तो ये क्या फिल्म में एक सीक्वेंस है जब अजय देवगन, कोनकना सेन शर्मा एक शूटिंग देखने आए हुए हैं परेश रावल साहब को लेके, और वहीं ये वाला सीक्वेंस शूट हो रहा है जिसमें रावण मैं हूँ। तो उसमें अजय देवगन साहब को लगता है कि वो रावण है और जो हनुमान संजय स्वराज जी कर रहे थे वो परेश रावल है। अब क्योंकि उनके घर में वो गेस्ट है, जाने का नाम नहीं रहा, तो वो कह रहा है दीदी तूने ये कर दिया वो कर, तो वो सब उससे मैच होता है। तो ये सीन की जब मैंने ऑडिशन दी, ये मैंने फिल्म भी की और ये अच्छा, ये आपने फिल्म भी की है? हाँ, ये फिल्म जो ऑडिशन दिया ये फिल्म में है, वो देखेंगे पिंक ड्रेस में इतना हैंडसम रावण मैं हूँ। और सर अब ये संजय वर्मा साहब जो थे, ये क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग करने चले। ओहो। अब उन्होंने मेरा ऑडिशन में मेरा परफॉर्मेंस देख लिया था। तो उन्होंने फिर उन्होंने मुझसे कहा कि गुलशन फोन आया कि एक सीरियल है क्राइम पेट्रोल, उसमें एक कॉप चाहिए हमें बड़ा सशक्त। तो कहते अभी क्या होता है कि क्राइम पेट्रोल को ना ऑडियंस नहीं मिलती थी, तो इन लोगों ने सेलिब्रिटी वीक शुरू किया हुआ था। तो इसमें फिल्म के और टीवी के मशहूर कलाकारों को लेके उनके ऊपर एपिसोड्स बना रहे थे, उनको कहानी में कास्ट किया जा रहा था। तो अब मेरी वाली स्टोरी में थी श्वेता गुलाटी जी, दिल मिल गए एक बहुत बड़ा हिट शो था, उसकी हीरोइन थी वो। तो अब वो कहानी थी बैंगलोर बीपीओ केस। तो फिर वो जो मेरी पहली कहानी, एक ऑडिशन मैंने दिया इंस्पेक्टर का, और उस
सीन का जब मास्टर हुआ, पहला सीन जो मेरा क्राइम पेट्रोल में था, अमित झा सर थे डायरेक्टर, हाँ, उन्होंने मास्टर के बाद आके मुझसे कहा कि इस इंडस्ट्री में आपके जैसे इंस्पेक्टर बड़े कम हैं। वाह, तो क्या मुझे बात। बड़ी खुशी हुई इस बात वेरी से, रिवार्ड और एंड इतनी एनकरेजिंग लाइन थी ये। तो मैंने बहुत सारे एपिसोड किए। क्या बात है सर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि क्राइम पेट्रोल में बहुत फेमस हुए, देश में नहीं विदेश में भी। अब ये बताएं कि कौन सी कहानी आपको बहुत इंस्पायर्ड किया किसी कहानी ने, और क्यों? सर कहानियां तो बहुत सारी की हैं, और इस देश में जिस देश में गंगा बहती है क्योंकि आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, तो आपको कई सारे केसेस मिले होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश में जुर्म ऐसा भी हो सकता है। इतना खतरनाक मैंने जुर्म देखा है, इतना, क्योंकि हमारे देश में सर अंधविश्वास में भी झगड़ा, बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरे को जो कहानी जो बहुत अच्छी लगी, और जिसको राइटर ने भी बड़े ढंग से लिखा रहा, वो थी पिंकी खाका केस। मैं यूट्यूब पे ढूंढता हूँ, मुझे मिलती नहीं है। वो बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी मार्मिक स्टोरी थी। एक ऐसे घर में 3 मर्डर हुआ है, माता पिता छोटा भाई, और वो एक बच्ची जो नमक लेने अंदर गई थी एक कच्चे से मकान में, वो इसलिए बच गई कि वो सामने नहीं आई थी। वो तीनों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था, और 2 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि इस घर में मर्डर हो गया। और वो भी बेचारी जैसे चली जाती किसी ट्रॉमा में, वो बैठी हुई है किचन में, उसके माँ बाप मर चुके हैं। 2 दिन से बैठी हुई 2 दिन से बैठी हुई है बेचारी, कुछ ना बोल रही है, डर गई, सहम हो गई, क्या हो जाता है उसके साथ। तो पुलिस जब घर में घुसी थी तो जाहिर है खून वून है, मक्खियाँ वक्खियाँ सब कुछ है, क्या कंडीशन हो गई होगी सर। ये तो और दिल दहलाने वाली कहानी। फिर वो लड़की जब उससे जब बात होती है पुलिस की, तो उससे वो बुलवा ही नहीं पाते, वो बोल ही नहीं पाती कुछ। साइलेंट हो गई। तो और वजह क्या थी मर्डर की? कि एक एक तांत्रिक थे जो लोगों को झाड़ फूक किया करते थे। जो बच गया, जिसकी किस्मत में जिंदगी लिखी है, बच जाता था, नहीं तो लोग मर जाया करते थे। मतलब नकली तांत्रिक था। तो अब वहाँ पे ये जिनका मर्डर हुआ, ये थोड़े जड़ी बूटियों को जानते थे, ये लोगों का इलाज कर दिया करते थे। अब लोग तांत्रिक के पास जाने की बजाय इनके पास ज्यादा आने लगे। तो उनके साथ तांत्रिक ने दुश्मनी निभाने के लिए अपने दूसरे चेलों को भड़काया और इनको मरवा दिया। ये वाली स्टोरी। और कोई कहानी जो आपके काफी करीब रही हो, जो आपको बहुत। कहानियां सर बहुत सारी थी। अब कौन कौन सी याद रखी जाए? ऑब्वियसली पहली कहानी हमारी बहुत अच्छी होती है, जिससे आप शुरू होते हो। हाँ, ये तो ये भी बड़ी अच्छी एक मार्मिक स्टोरी थी। एक पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का मर्डर करवा देती है, बड़ी ही अजीब थी। ऐसी कई कहानियां आई गई। ऐसी कोई कहानी जो ऑडियंस को याद रही हो और आपको बताई हो, सर आपकी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ये तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि आपकी ये कहानी अच्छी लगी। अच्छा। कुछ मिले होंगे तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने बताया, मतलब लोगों को वही अच्छा लगता है। वो कहते हैं आपको देखते हैं तो लगता है कि अब केस सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्राइम पेट्रोल के अलावा और कौन कौन से सीरियल और फिल्में रही, या वेब सीरीज, या एड वगैरह जो अभी हम दर्शकों को बताना चाहें तो वो थोड़ा बताएं, और क्या क्या किया, क्योंकि आप इसमें तो बहुत फेमस रहे। इसके अलावा और कौन कौन? इसके अलावा मेरी एक ऐड थी बहुत अच्छी, टाटा टी पैकेट प्रोमो। अरे वाह। तो उसमें मैं हवलदार था, उसमें मेरे बाल काले वाले हैं, वो बड़ा अच्छा ऐड रहा। और उसके बाद फिल्म्स भी बहुत सारी मैंने की। वांटेड भी में था मैं, पीके में था मैं, द डर्टी पिक्चर विद्या बालन जी के साथ था। आप देख रहे हैं सर, बहुत सारी फेमस और सक्सेसफुल फिल्मों में रहे हैं। पीके में एक छोटा सा पीके में रोल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। और शोज में मैंने बड़े अच्छे अच्छे शोज किए, कुछ सौभाग्य मिला मुझे। मैं लापतागंज में बहुत सारे एपिसोड्स किए, अरे वाह, चिड़ियाघर में बहुत सारे एपिसोड्स क्या किए। बात है। उसके बाद मैं कुछ तो है तेरे मेरे घर में, स्टार प्लस में पहली बार मैं हीरो का फादर था। अरे साउथ इंडियन, बहुत बड़ा अच्छा रोल था वो। फिर उसके बाद मैंने ये है चाहते हैं, ये है मोहब्बतों अरे के बाद जो वाह वाह वाह, बालाजी टेलीविजन, उसमें मैं बहुत फेमस सीरियल है। हीरोइन का फादर रहा। जो मेरे कैमरे पे मेरा बेस्ट रोल लगता है मुझको, जीपीएस कैरेक्टर का नाम ये है चाहते। ये है चाहते। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल सीरियल रहा है। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को अपने बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में? कोई मैसेज, कोई ऐसी बात देखिए सर, जो लोग आना चाहते हैं, हाँ, वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो।
देखिए ये इंडस्ट्री अभी वैसी पहले जैसी नहीं है। पहले बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो मैगजीन चलता था, तो किसी नए आदमी को चांस बड़ी मुश्किल से मिलता था। हाँ हाँ। तो आज क्या डिजिटल हो चुका है सिनेमा, तो अब सबके लिए खुल गया है इंडस्ट्री। हाँ तो क्योंकि आपने पहले देखा होगा, पहले की फिल्मों में वो 30-40 लोग थे जो हर फिल्म में नजर हाँ हाँ आते हाँ, सही बात थे। और अब मुश्किल से कोई कैरेक्टर दोबारा नजर आता है। हाँ मेन को छोड़ दीजिए, सही बात जो कैरेक्टर्स हैं 1-2 लाइनर्स बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। क्योंकि हर बार नया, जब भोपाल में शूट कर रहे हैं तो भोपाल से ले लेते हैं, सही बात लखनऊ में शूट कर, क्योंकि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 रीटेक कर लेगा, 4 कर लेगा। पहले का एक भी रिटेक वो हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि वो मैगजीन खत्म हो जाती और वो बहुत महंगी आती थी, महंगी आती। बहुत महंगी। तो अब जो है, आप आइए, अगर आपको आना है तो इंडस्ट्री सबकी है, तो बिल्कुल किसी के सही, बाप की वेलकम है इंडस्ट्री, सबके लिए, करेक्ट तो सबका वेलकम है। लेकिन आप अगर अपने काम को पूरी तरीके से सीख के हाँ मज के थोड़ा आते हैं तो आपको ऑब्वियसली किसी भी लाइन में फायदा मिलता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऐसे रॉ बंदे का यहाँ उतना काम नहीं है। काम नहीं है और उसको थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल। उसको काम मिलना, स्ट्रगल करना, बहुत सारी जानकारी उसको जुटानी पड़ती है, बहुत सारी समझ पैदा करनी पड़ती है। उसके बाद क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं और हमारे थिएटर ग्रुप हैं, NSD, FTI और BNA, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग जो हमें आज लगता है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, स्ट्रगल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। और इतना आजकल के यूथ में उतना सहने की शक्ति भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और सही भी बात है क्योंकि इतना समय है नहीं कि सरवाइव करना है। जी। बहुत सी चीज़ें हैं जीवन की जो कि आवश्यक हैं। सो मित्रों, बस मैं चाहता हूँ कि आज का ये जो है एपिसोड यहाँ तक ही रहे। आई थिंक आपने बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा। गुलशन पांडे जी जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो, और स्क्रीन के अलावा जो बिहाइंड द सीन है वो कैसे हैं और किस तरह उनका स्ट्रगल रहा, लाइफ की जर्नी कैसी रही, आप लोगों ने आज जानी। और इसके लिए मैं अब मैं एक बात आपके दर्शकों से करूँगा। नहीं जी ये जो मेरे बगल में बैठे हैं, राजा कापसे नाम है इनका, और इंडस्ट्री में इनको राधे राधे के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। राधे रानी के ये इतने बड़े भक्त हैं, बड़ी असीम कृपा इनके ऊपर है। जी, जी। बड़े ही सभ्य स्वभाव के, बड़े अच्छे अदाकार, बड़े अच्छे इंसान। मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी सर, मुझे आपके प्रोग्राम में मैं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में। तो दर्शकों, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना भी आप इनको आशीर्वाद दे सकें दीजिए, क्योंकि आप इनको आशीर्वाद देंगे, राधा रानी आपको आशीर्वाद अरे, देंगी। क्या बात है। राधे राधे। राधे राधे। और एक बात, आज राधा अष्टमी है, बहुत राधा अष्टमी में बहुत अच्छा दिन है। तो मैं सबके लिए कहूँगा, हमारे साथ साथ आप सभी को, देखने वालों को भी राधा रानी की कृपा मिले और आप सब लोग खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। राधे राधे राधे।